हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप जानते हैं कि आपके लिए एक अच्छी क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। आज ये डीसी सर्किट की सीरीज है। आज आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप लोग इसको बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दें, चूँकि ये कई बार कई परीक्षाओं में घुमा घुमा कर आ चुका है। लूप रूल के नाम से किसे जाना जाता है? आपके लिए क्वेश्चन है, लूप रूल के नाम से किसे जाना जाता है? कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, प्लस ये भी बताऊंगा कि इसे क्यों लूप रूल के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है, अ डीसी सर्किट यूजुअली अ एज द लोड। हमारा जो डीसी सर्किट है, आमतौर पर डीसी सर्किट में जो हमारा लोड प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? डीसी सर्किट यूजुअली हैज एज द लोड। तो हमारे डीसी सर्किट में जो अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है वो रेजिस्टेंस प्रयोग किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? रेजिस्टेंस होगा। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ लोड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। हमारे जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें लोड लगाए जाने का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें लोड लगाए जाने का उद्देश्य होता है यूटिलाइज इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका उपयोग करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं यानी विद्युत के जो उपकरण होते हैं उन्हें सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता है। क्यों? इसका आंसर होगा, अप्लायंस हैव डिफरेंट करंट रेटिंग। क्या होगा? अप्लायंस हैव डिफरेंट करंट रेटिंग। सबसे पहले ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन पहले तो आप ये बताइए कि इन्हें हम सीरीज में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का उपयोग सीरीज में इसलिए नहीं किया जाता है, उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि यदि सीरीज में कोई भी आपके सर्किट में कोई भी उपकरण लगा हुआ है और यदि एक उपकरण खराब हो गया तो पूरा आपका जो सर्किट है पूरा सर्किट खराब हो जाएगा, क्योंकि करंट का फ्लो होगा नहीं। इस वजह से हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है यूज की जाती हैं सीरीज में। सेकंड नंबर जो होता है, आप कोई चीज़ सीरीज में लगा रहे हैं, जैसे अभी जर्नली हम 250 वाट के जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आते हैं 250 वाट के रहते हैं। तो मान लीजिए यदि हम 5 बल्ब लगाने हैं 250 वाट के, तो हमें कितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी? 4 लगाने हैं मान लीजिए, तो 25 चौको 100 मतलब 1000 वोल्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी वोल्टेज की। और यदि इससे ज़्यादा लगाने हुए तब तो वोल्टेज हमारे पास इतना है नहीं। तो दूसरा रीज़न ये रहता है कि वोल्टेज जो है पैरेलल सीरीज में करंट समान होती है और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। तो यही रीज़न है कि हम सभी अप्लायंस का प्रयोग, चूँकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो 230 वोल्ट या 250 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। उनकी मैक्सिमम करंट वोल्टेज रेटिंग या करंट रेटिंग अलग होती है, लेकिन जो डिज़ाइन किया गया है जो आप घर में प्रयोग करते हैं 230 वोल्ट के लिए प्रयोग 230 वोल्ट या 250 वोल्ट के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्लायंस हैव डिफरेंट करंट रेटिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और तीसरी बात, जो अप्लायंस हमारे घर में प्रयोग किए जाते हैं वो अलग अलग करंट रेटिंग के होते हैं। तो अब आपको आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उन्हें पैरेलल में प्रयोग क्यों किया जाता है? पैरेलल में प्रयोग इसलिए किया जाता है, सेम वही जो नियम आपको मैं बताया कि सीरीज में क्यों नहीं करना चाहिए, वही आप रीजन दे दीजिए कि इस वजह से पैरेलल में करना चाहिए। आप एक बार पॉज करिए वीडियो को, फिर से एक बार रिमाइंड करके आप देख लीजिए कि क्यों सीरीज में प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कि electrical appliance are connected in parallel because it make the operations of appliance independent of each other.
इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज मेक्स द ऑपरेशन ऑफ अप्लायंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जितने भी हमारे अप्लायंस प्रयोग किए गए हैं, जितने भी हम वैद्युतिक उपकरण लगा रहे हैं, वो सभी एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। कि एक खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तो चलेगा। इस वजह से हम प्रयोग करते हैं पैरेलल में। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एक्रॉस 14.5 ओम रेजिस्टेंस इन फिगर 2.818 इज। बोल रहा है 14.5 ओम के रेजिस्टेंस के एक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। आप देखिए ये एक लूप है, एक लूप में जो है आपका मतलब करंट का डायरेक्शन एक ही है, एक डायरेक्शन है, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस का संयोजन होता है आर टोटल इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN। तो आपका 60 ओम का रेजिस्टेंस, 25 ओम का रेजिस्टेंस और 14 ओम का रेजिस्टेंस है। तीनों को आप जोड़ लीजिए तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 25 15 प्लस 60, 25 15 प्लस 60, ये 5 5 ये हो गया 15। तो आपका टोटल आ गया 100 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज लगा हुआ है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट इसमें प्रवाहित हो रही है पूरे सर्किट में 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। अब 14.5 के अक्रॉस निकाल लीजिए। V इक्वल टू आई आर, P इक्वल टू आपका वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है I इंटू आर। तो 14.5 गुणे 2, 14 दूनी 28 और 1 29। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 29.29 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन जो है तो एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई पेपरों में इसका आ चुका है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए। पहले सिर्फ क्वेश्चन समझिए, इसमें दिया क्या गया है। 230 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है जिसमें लैंप ए और लैंप बी है। करंट प्रवाहित हो रही है। लैंप ए जो है 100 वाट का है, 230 वोल्ट की रेटिंग है इसकी, और 40 वाट का बल्ब है, 100 वोल्ट के लिए डिजाइन किया, 200 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है लैंप बी। अब आप यदि लैंप ए का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, और रेजिस्टेंस बी लैंप बी का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो पी आपका दिया हुआ है 100 वाट, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है। तो पी इजकल टू V² अपान आर से रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए लैंप ए का। तो लैंप ए का रेजिस्टेंस V² यानी 200 गुणे 200 अब अपान पी कर लीजिए बटे 100, 200 गुणे 200 बटे 100, यानी कि आपका रेजिस्टेंस जो R1 आ गया तो 400 ओम का आ गया। अब लैंप 2 का रेजिस्टेंस कितना आएगा, V² अपान 200 गुणे 200 बटे 40। तो 2 दूनी 4, 2 से ये 4 से 4 कट जाएगा 1000। लैंप 2 का रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 400 ओम। अब इतना समझ में आ गया, रेजिस्टेंस दोनों का आपको मालूम चल गया। लैंप 1 का रेजिस्टेंस है 1000 ओम, लैंप 2 का रेजिस्टेंस है 400 ओम। तो जब दोनों का रेजिस्टेंस आपको मालूम है, सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, 1400 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब आप आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फिगर 2.19 the lamp A will be bright, the lamp B will be bright, the lamp A। बोल रहा है कि कौन सा लैंप आपका ज़्यादा जलेगा, लैंप ए ज़्यादा तेज जलेगा कि लैंप बी ज़्यादा तेज जलेगा। मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को समझा इसीलिए रहा था क्योंकि यदि आप लैंप बी को देखेंगे तो लैंप बी का रेजिस्टेंस आपका आता है 1000 ओम। जो सर्किट में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा वो पावर लेगा, P इजकल टू I² R। तो आपका लैंप बी का रेजिस्टेंस 1000 है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगी वही सबसे ज़्यादा, जितना जो ज़्यादा ऊर्जा लेगा वो उतना ज़्यादा ऊर्जा आपको आउटपुट देगा। तो हमारा जो 40 वाट का लैंप है वो आपको ज़्यादा प्रकाश देगा। तो द लैंप बी विल बी ब्राइट देन लैंप ए।
अगला क्वेश्चन है, व्हेन सेल आर अरेंज इन पैरेलल, व्हेन सेल आर अरेंज इन पैरेलल, जब हम सेलों का पैरेलल संयोजन करते हैं तो पैरेलल संयोजन करने पे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। सीरीज, आप जानते हैं सीरीज में करंट समान होती है और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। तो जब हम सेलों का पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारी कैपेसिटी क्या बढ़ेगी, करंट की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आएगा द करंट कैपेसिटी इंक्रीज्ड। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज, व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज। आप जानते हैं कि जो पैरेलल संयोजन होता है तो पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस लगे रहते हैं उसमें जो सबसे कम मान का प्रतिरोध रहता है, तो कुल प्रतिरोध जो होता है सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन द सिमिलर स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको किरचॉफ का फर्स्ट और किरचॉफ सेकंड लॉ दोनों को बारे में जानना जरूरी है। इफ अ डीसी सप्लाई ऑफ 180 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी फिगर 2.20 देन करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस विल बी, हमारे जो 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें करंट का प्रवाह कितना होगा। इसके लिए आप देखिए कि जब यहाँ से करंट प्रवाहित होगी तो यहाँ से यहाँ तक एक ही लूप ये जाएगा, यानी ये आपका एक लूप 12 ओम 6 ओम, मतलब ये आपका सीरीज में लगा हुआ है। और यहाँ आप इस पॉइंट में देखिए और इस पॉइंट में देखिए, ये दोनों जो है तो पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पैरेलल इसलिए है क्योंकि करंट दोनों भागों में ए से तो करंट चल रही है, लेकिन यहाँ जंक्शन में 2 भागों में डिवाइड हो रही है और यहाँ पास ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, फिर इसके बाद ये बी पॉइंट में पहुँच जा रही है करंट। तो करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा उस हिसाब से हम कोई भी चीज़ की गणना करते हैं। तो यदि करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि वो सर्किट जो है तो सीरीज में है, तो 12 + 6 ये दो रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, 12 × 6 = 18 हो गया। लेकिन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जंक्शन से दोनों अलग अलग हो गया है, तो 18 ये हो गया, 18 ये, यानी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 9 ओम। 18 + 18 1/18 + 1/18 यानी 2/18, यानी कि 9 ओम का आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। वोल्टेज है 180 वोल्ट, तो आपकी करंट कितनी आ जाएगी, 180/9 यानी कि 20 एम्पियर आपकी करंट आ गई, करंट 20 आ गई। आप जानते हैं कि करंट जब जंक्शन से जाती है तो यदि यहाँ पे जंक्शन में जब आई, इस पाथ में जब आई करंट, तो दो डायरेक्शन में गई, एक 12 ओम के थ्रू 12 ओम और 6 ओम के लिए गई, एक 18 ओम, जबकि टोटल दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो 20 ओम है, तो दोनों में बराबर बराबर करंट प्रवाहित हो जाएगी। तो 10 18 ओम की तरफ चली जाएगी और 10 12 ओम और 6 ओम की तरफ आ जाएगी। लेकिन ये 12 ओम और 6 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों में 12 ओम और 6 ओम में 10 एम्पियर करंट आएगी और 18 में 10 एम्पियर अकेली चली जाएगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, when the internal resistance of a cell is large compared to the external resistance, जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस और यदि आप सेल पढ़ेंगे तो उसमें आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के बारे में भी जानकारी पढ़ेंगे आप। उसी का क्वेश्चन है, व्हेन द करंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज लार्ज कंपेयर ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन द हाई करंट इज ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन। हमें
उच्च करंट किस प्रकार की ग्रुपिंग में प्राप्त होगा। कंडीशन क्या दी हुई है, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज लार्ज, हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर करने पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में ज़्यादा हो, तो ये कंडीशन होती है जब सेल का बाह्य प्रतिरोध जो होता है हमारा कम होता है आंतरिक प्रतिरोध से, यानी आंतरिक प्रतिरोध आपका ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में हमारी अत्यधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होती है और यह कनेक्शन कहलाता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। इसमें पैरेलल कनेक्शन इसलिए कहा जाता है, पैरेलल कनेक्शन में क्यों होगा पहले आप ये जानिए। आप जब पैरेलल में जाएंगे तो रेजिस्टेंस, एक बाह्य रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा एक R और एक आंतरिक रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका स्मॉल r। स्मॉल r यदि पैरेलल में है तो टोटल आपका हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो R अपान n हो जाएगा, यदि n सेल आंतरिक में लगे हुए हैं R अपान n हो जाएगा। तो अब आपकी इसमें जो करंट प्रवाहित होगी तो करंट होती है V अपान R, तो V अपान R करेंगे तो करंट आएगी, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर, टोटल करंट हो जाएगी एन भी अपान एन आर प्लस स्मॉल आर। यदि बोल रहा है कि यदि हम कैपिटल आर को निगलेक्ट कर दें, यदि हमारा स्मॉल आर जो है बहुत ज़्यादा अधिक हो, मोर ग्रेटर देन हो आपके कंपेरिजन वाई कैपिटल आर, तो हम कैपिटल आर को निगलेक्ट कर देंगे। उस दिशा में हमारी जो करंट प्रवाहित होगी, एक सेल का जो जिसमें करंट प्रवाहित होगी उसकी n गुना प्रवाहित होगी, यानी कि आपकी टोटल करंट प्रवाहित होगी n इंटू आई। ये कंडीशन जो होती है पैरेलल की कंडीशन होती है। जब आप पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो सेल की पैरेलल ग्रुपिंग में यदि हमारा स्मॉल r ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हमारी जो करंट होती है तो उसमें लगाए गए आंतरिक प्रतिरोधों की n गुना होती है, ये आप याद कर लीजिए। और सीरीज में यदि यही कंडीशन सीरीज में आती तो उसमें यदि आपका कैपिटल R जो है तो बड़ा होता तो हमारी करंट अत्यधिक प्राप्त होती। सीरीज में कैपिटल R बड़ा होना चाहिए और पैरेलल में स्मॉल r बड़ी होनी चाहिए, तो हमें करंट का मान अधिकतम प्राप्त होगा। ये बात नोट कर लीजिए, चाहे कहीं भी लिख लीजिए, लिख ही लीजिए इसको कि आप यदि सीरीज कनेक्शन ले रहे हैं और सीरीज कनेक्शन में यदि कैपिटल R बड़ा है तो हमें अत्यधिक करंट प्रवाह मिलेगी, और यदि हम पैरेलल कनेक्शन लेते हैं यदि उसमें स्मॉल r बड़ा है तो हमें अत्यधिक करंट मिलेगी। अगला क्वेश्चन है द EMF ऑफ सेल इज डिपेंड अपॉन। पहले आप ये जानिए कि EMF आपका जो सेल का EMF यानी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है तो निर्भर करता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, सबसे पहले बैटरी के टेम्परेचर पर, फिर उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट का जो एरिया है उस पर निर्भर करता है, फिर जो आपका उसमें प्रयोग किया गया है इलेक्ट्रोड का जो एरिया है उस पर निर्भर करता है, यानी इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्लस इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना हुआ है यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड की नेचर पर निर्भर करेगा आंतरिक प्रतिरोध, प्लस इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है ये इस पर भी निर्भर करता है। तो कई कंडीशन होती है, लेकिन इसमें जो सुटेबल कंडीशन बैठ रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द EMF ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही
आपके लॉजिकल क्वेश्चन है ये, यदि आप इसको लॉजिक से करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। आइडेंटिकल वायर ऑफ नाइक्रोम एंड कॉपर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, द रिजल्ट इज, दिस रिजल्ट इज, यदि हमारा कोई भी आइडेंटिकल यानी एक आदर्श कॉपर वायर तथा नाइक्रोम वायर जो है सीरीज में कनेक्ट है, तो उसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? करंट क्या होगी? नाइक्रोम में अधिक प्रवाहित होगी कि कॉपर में अधिक प्रवाहित होगी, कि नाइक्रोम में अधिक हीट प्राप्त होगी कि कॉपर में अधिक हीट प्राप्त होगी? आप जानते हैं कि नाइक्रोम जो होता है हीटिंग एलिमेंट होता है, जिसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। क्योंकि ये नाइक्रोम जो होता है तो इस हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दर्शाता है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो काफ़ी उच्च होता है, लगभग 1.085 ओम के करीब होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध नाइक्रोम का। इसका प्रयोग हमारे हीटिंग एलिमेंट, प्रेस हीटर और आपका इंडक्शन रॉड, इन सब चीज़ों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर हीट इन नाइक्रोम। इसको जो है तो आप यदि लेके जाएंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट गुणांक से तो उससे करने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन आप यदि ऐसे डायरेक्ट देखेंगे नाइक्रोम का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है तो इसको इजीली कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है, when the internal resistance of cell is large compared to the external resistance, then the high current is obtained by grouping of cell। सॉरी, ये तो बता दिया आपको। ये क्वेश्चन जो है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल DFCCIL का पेपर है, ये आ चुका है। आप उठा करके 2017 वाला पेपर जो 2018 में हुआ था आप उसको देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 2.218 सोर्स इन द पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट यानी बंद लूप की बात कर रहा है, यानी किरचॉफ के सेकंड लॉ की बात कर रहा है। क्लोज सर्किट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए से बी। किरचॉफ का जो आपका सेकंड लॉ होता है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता है? किसी बंद विद्युत परिपथ में इफ एनी क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो हमारे उसमें जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, एलिमेंट्स मतलब उसमें बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, यानी कोई भी तत्व लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये एक बंद लूप के लिए होता है। इफ एनी क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, एल्जेब्रिक सम आपका 0 होता है। तो आप इस फिगर में देखिए करंट जो है तो इस डायरेक्शन में आपकी प्रवाहित हो रही है। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसको हमें निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ वर्क कैसे करता है। किरचॉफ, यदि करंट की प्रवाह में यदि हम कोई चीज़, पहले आप इसको नियम लूप में, यदि आप किरचॉफ का सेकंड लॉ देखेंगे तो यदि लूप में यदि वो क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है, कोई भी आप एक पॉइंट उठा करके देख लीजिए, करंट जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उस दिशा से आप उठा लीजिए। जिस दिशा में आप चाहे इसको क्लॉकवाइज दिशा से आप हल करें या एंटी क्लॉकवाइज दिशा से हल करें। क्लॉकवाइज दिशा में आप यदि करेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन में आ रहा है वोल्टेज वो आपका हो जाएगा धनात्मक और रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका ऋणात्मक वोल्टेज ड्रॉप।
और यदि एंटी क्लॉकवाइज में आप लेंगे तो आपका वोल्टेज आपका आ जाएगा ऋणात्मक और रेजिस्टेंस आ जाएगा धनात्मक। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप चाहे आपके अलग अलग टीचर आपको अलग अलग बताते होंगे, आप क्लॉकवाइज दिशा में लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज में लीजिए या करंट की दिशा में लीजिए, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे हल करेंगे। इसमें 3 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है, 3 वोल्ट आपका एक बैटरी लगी हुई है, ए से बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इसको देखिए, आपने सेकंड लॉ हमने इसको अप्लाई कर दिया है। पहले बोल रहा है कि हम ए बिंदु से चले, ए बिंदु का हम वोल्टेज ले लिए वी ए, इसके बाद 3 एम्पियर की करंट जो है आगे गई तो माइनस से प्लस की ओर गए। तो यदि आप बताएं, आप यदि करंट के डायरेक्शन पे यदि आप लेंगे तो माइनस से प्लस की ओर जाने पे +3 वोल्ट ले लिए। फिर इसके बाद ये करंट आई 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस है -1 ओम। तो करंट 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस है -1 ओम। करंट की दिशा में रेजिस्टेंस को हम ले लिए माइनस, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया -3 × 1। फिर जब हम गए करंट की दिशा में ले लिए तो -3 × 6, तो -3 × 6 करंट रेजिस्टेंस है आपका 6 ओम, तो 6 ओम ले लिए और आपका टोटल आ गया VB। अथवा अब आप बोल रहा है कि वोल्टेज आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए से बी के बीच में, तो VA - VB एक तरफ कर दीजिए और सर्किट को सॉल्व कर दीजिए। तो VA - VB बराबर आपका आ गया 18 वोल्ट, यानी आंसर इसका आपका हो जाएगा 18 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी अभी एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो है तो इस क्वेश्चन के बारे में थ्योरी आपको आना बहुत ज़रूरी है। N सिमिलर रेजिस्टेंस ईच और कनेक्टेड रजिस्टर R, यदि N एक समान मान के रेजिस्टेंस है, N टोटल रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस जो है R है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R। यदि उनको पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं N रजिस्टर को तो कुल प्रतिरोध आपका आता है R। यदि हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यदि हम 10 सेल को पैरेलल में लगाए हैं, यदि उनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, या 10 सेल जो है तो पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो उनका रेजिस्टेंस कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आप देखिए पैरेलल में लगा हुआ है, यानी कि आपका जो कैपिटल R हो जाएगा, तो कैपिटल R हो जाएगा यदि स्मॉल r अपान N हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बोल रहा है पैरेलल में, यानी कि आपका स्मॉल r इक्वल टू यदि इसमें से निकालेंगे तो N × कैपिटल R हो जाएगा, यानी कि स्मॉल r आपको मिल गया, स्मॉल r N × कैपिटल R। अब ये बोल रहा है कि N स्मॉल r को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो N स्मॉल r, और अभी यहाँ से हम एक स्मॉल r की वैल्यू निकालें N r, तो N r × N, यानी यदि डायरेक्ट इंटू ना करने के लिए आपको इसलिए बोला N r प्लस N r प्लस N r प्लस N r प्लस N r, N टाइम करिए, N टाइम करेंगे यानी स्मॉल r कैपिटल R × N, तो N स्क्वायर × R आ जाएगा इसका आंसर। किरचॉफ्स करंट लॉ एट द जंक्शन डेल्स विथ, किरचॉफ का जो आपका करंट लॉ होता है, किरचॉफ का करंट लॉ जो होता है हमारा, ये होता है कन्वेंशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का जो हमारा करंट लॉ होता है कन्वेंशन ऑफ चार्ज होता है, यानी कि ये हमारा आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। इसी के प्रकार जो आपका आता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, वो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ करंट लॉ आर जंक्शन डेल्स विथ कन्वेंशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ का करंट लॉ जो निर्भर करता है, यानी कि इसे करंट लॉ या किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं या बिंदु का नियम भी कहते हैं,
ये होता है हमारा आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो होता है, इसे हम ऊर्जा, ये किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को हम जो होते हैं मैश का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो होता है ये हमारे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक, किरचॉफ का करंट लॉ आवेश संरक्षण पर आधारित होता है और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछा था कि लूप रूल किसे कहते हैं, तो किरचॉफ के सेकंड लॉ को ही हम लूप रूल कहते हैं। लूप रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ बंद लूप में ही लागू होता है।